हेलो दोस्तों, वेलकम टू माधवी रिजल्ट्स। दोस्तों, आज हम इस सीरीज़ का हमारा 24th लेक्चर है और हम लोग एसएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देख रहे थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि हमारे लेक्चर 24th में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हम लोग सेक्शन वाइज देख रहे थे और हमारे पॉलिटी को हम डिस्कस कर रहे थे और देखते हैं कि क्वेश्चन 1 आपसे क्या पूछ रहे हैं। हमारे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए भी हिंदी माध्यम में कंटेंट दिया गया है, हिंदी में कंटेंट है, आप उनको पढ़कर क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द कोरम। ठीक है ना, कोरम, what is the quorum of the Lok Sabha at the time of the presidential address which is held at the opening of each session of the Lok Sabha। ठीक है, हिंदी में क्या बोल रहे हैं, लोकसभा के हर सेशन की शुरुआत में होने वाले राष्ट्रपति के भाषण के समय लोकसभा का कोरम क्या होता है। ठीक है, तो कोरम में यही पूछ रहे हैं कि भाई कोरम में कि कितने मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए जब हमारे राष्ट्रपति जी आपके लोकसभा में, ठीक है, उसको एड्रेस करेंगे, लोकसभा को एड्रेस करेंगे, तो कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बोल रहा है कि 1/3 होना चाहिए, ऑप्शन बी बोल रहा है कि 1/10 होना चाहिए, या ऑप्शन सी बोल रहा है कि 1/12 होना चाहिए, या ऑप्शन डी बोल रहा है कि 1/4 होना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कितने कोरम मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए ड्यूरिंग दिस सेशन ऑफ एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंशियल एड्रेस। हाँ मानसी, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितने कोरम होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन द लोकसभा। अच्छा, ओके, मानसी बोल रही हैं कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 1/10। ठीक है ना, तो देखते हैं और जो हमारे साथ ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट में आंसर करेंगे। ठीक है ना। तो आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा और इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मानसी आप सही थी। ठीक है, 1/10 जो है, कितना कोरम होना चाहिए मिनिमम जब आपके राष्ट्रपति जी लोकसभा को एड्रेस करेंगे, तो 1/10 मिनिमम कोरम होना चाहिए। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो लोकसभा में आपको पता है कि लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना है, लोकसभा में स्ट्रेंथ कितना होता है आपका 550 मेंबर का। ठीक है, तो आप इसका 1/10 निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एटलीस्ट कितने लोकसभा में कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। मानसी देखिए 55 मेंबर्स, 1/10 बोल रहे हैं, तो हमने आपको बताया था कि हमारा लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना होता है, टोटल 550 मेंबर का है, तो उनका 1/10 निकालिएगा तो कितना बचेंगे 55 मेंबर। तो मतलब एटलीस्ट 55 मेंबर्स लोकसभा में प्रेजेंट होने चाहिए ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल एड्रेस, जब हमारे राष्ट्रपति जी लोकसभा को रिप्रेजेंट करेंगे, एड्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप लोग। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 2 देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। देयर शैल बी एन, ठीक है ना, डैश विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। ठीक है, तो राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक डैश होगा। ठीक है ना, तो कौन से इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन से होंगे। ऑप्शन ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, या ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन को पढ़ो और देखो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये मैंने ऑफलाइन वाले बच्चे जितने बैठे हुए हैं ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली वही पूछ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, किसके साथ करते हैं, किसको लीड करते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन 2 का आंसर करेंगे।
चलिए शिवांगी आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, शिवांगी बोल रही है ऑप्शन ए होगा। ठीक है, देखते हैं, बाकी आपके पास टाइम है 5 सेकेंड। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे करेंगे। दोस्त आप लोग कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ओके, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शिवांगी आप सही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये गैप है यहाँ पे आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये याद रखिएगा, जो ये आर्टिकल है किस आर्टिकल में आता है, डायरेक्ट एक आर्टिकल में मेंशन किया गया इसको, आर्टिकल, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में। ठीक है, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 क्या कहता है कि देयर शैल बी एन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। ठीक है, तो आर्टिकल 74 को याद रखेंगे, इसी में इसके बारे में बात किया गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3 देखते हैं कि क्वेश्चन 3 क्या आपसे पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन ये भी एमटीएस में पूछा है और 2024 में इन्होंने क्वेश्चन करा है, और ये शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच आर्टिकल, यहाँ पे देखो कीवर्ड्स में, यहाँ पे अनुच्छेद के बारे में पूछ रहे हैं, तो अनुच्छेद के बारे में ध्यान रखिएगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और उनका कर्तव्य किसके बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 74 मेंशन किया गया, ऑप्शन बी आर्टिकल 80 के बारे में मेंशन किया गया है, ऑप्शन सी आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है, या ऑप्शन डी आर्टिकल 81 में मेंशन किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। ठीक है ना, किस में मेंशन किया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ड्यूटीज और उनके अपॉइंटमेंट के बारे में। तो हाँ, आप प्रशांत आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 3 का आंसर करेंगे। ओके, प्रशांत कह रहे हैं सर इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76। ठीक है, देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 76। ठीक है ना, आर्टिकल 76 में ही क्या बात किया गया है, अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ व्हाट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और याद रखेंगे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं इनको कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट जो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। और अपॉइंटमेंट और ड्यूटीज के बारे में किस में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 76 में, 76 में मेंशन किया गया है। ठीक है प्रशांत आप सही थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 4 आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखो ये भी एमटीएस में पूछा है और 24 में क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग, ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले बच्चे। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, इसमें भी अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजन दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। किस अनुच्छेद में ये बताया गया है, ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 71 क्लॉज 1, ऑप्शन बी है आर्टिकल 75 क्लॉज 1A, ऑप्शन सी है आर्टिकल 77 क्लॉज 1, या ऑप्शन डी है आर्टिकल 76 क्लॉज 2। ठीक है, इसका आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे कि ठीक है, जितने भी भारत सरकार काम करती है वो किसके नाम पे करती है, वो राष्ट्रपति के नाम पे करती है। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है।
हाँ, ऑफलाइन वाले बताएंगे, ठीक है। स्टूडेंट की बताइए, करीना आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, बताएंगी, ठीक है करीना। ओके, आप बोल रही हैं इसका सर आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 77 क्लॉज 1। अच्छा, देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सॉरी। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसका आंसर सही है करीना, ठीक है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 77 जो है क्लॉज 1 जो है, ठीक है, ये इसके बारे में बात करता है कि जो भी भारत सरकार होगी, जो भी काम करेंगी, वो किनके नाम के पे करेंगी, वो प्रेसिडेंट के नाम पे करेंगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 77 क्लॉज 1 में मेंशन किया गया है। और प्रेसिडेंट के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। क्या होते हैं वो? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसको याद रखिएगा, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो फर्स्ट नागरिक होते हैं हमारे देश के। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन 5 आपसे क्या कह रहा है। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये भी एमटीएस में और 24 में पूछा हुआ है, शिफ्ट 1 में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है, नॉट के बारे में पूछ रहे हैं। नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सरकारी खातों में से एक नहीं है। इसमें से कौन सा है जो भारत के सरकारी खाता नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी जनरल प्रोविडेंट फंड, या ऑप्शन डी कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मानसी, क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन 5 का। इसमें से कौन सा है जो गवर्नमेंट अकाउंट नहीं है? ओके, आप बोल रही हैं, मानसी बता रही हैं कि सर इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, जनरल प्रोविडेंट फंड। अच्छा, देखते हैं बाकी ऑनलाइन वाले दोस्त बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन सी। क्या है ये? ऑप्शन सी। मानसी आप सही हैं, ठीक है। जनरल प्रोविडेंट फंड जो है वो किसी भारत सरकार के खातों में से नहीं है, ये ठीक है। बाकी 3 जो देख रहे हैं ये, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, फिर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, ये किस में आता है? ये भारत के सरकारी खाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या नोट करना है अभी? क्या नोट कीजिएगा? जो आर्टिकल, जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो किस आर्टिकल में आता है? तो इसको याद रखिएगा, आर्टिकल कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में आता है। आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में आता है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। और जो आपका पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया है वो किस में आता है? ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है ये आर्टिकल 266 क्लॉज 2, 266 क्लॉज 2 में आता है, ठीक है। और जो आपका लास्ट है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है हमारे संविधान में? ये आर्टिकल 267 में मेंशन किया गया है। तो आप इनको याद रखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आर्टिकल को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कि बता दो कि आर्टिकल 266(7) जो है वो किस अकाउंट्स के बारे में बात करता है, ठीक है ना। तो वो आप देख लीजिएगा, कंटीजेंसी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 266 क्लॉज 1 किसके बारे में बात करता है? कॉन्सोलिडेटेड के बारे में बात करता है। आर्टिकल 266 क्लॉज 2 किसके बारे में बात करता है? पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे आर्टिकल के फॉर्म में नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया आपसे, ये भी देखो एमटीएस में पूछा गया 24 में, और शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा इन्होंने। और आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग। विच आर्टिकल, ठीक है ना, इसमें भी आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में बात कर रहे हैं कि विच आर्टिकल्स डील्स विद द प्रोविजन इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी इन द स्टेट। कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के फेल होने की स्थिति में प्रावधानों से संबंधित है। तो बेसिकली ये आपसे पूछ रहे हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में। क्वेश्चन 6 जो है कि किस बेसिस पे जब आपका स्टेट में, राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी फेल कर जाती है तो कौन सा अनुच्छेद लागू होगा। मतलब सिमिलरली ये प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो प्रेसिडेंट रूल किस में, किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आर्टिकल 356 में, ऑप्शन बी आर्टिकल 448 में है, ऑप्शन सी आर्टिकल 395 या ऑप्शन डी आर्टिकल 342। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस अनुच्छेद में, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन 6 का आंसर करेंगे। ठीक है, शिवांगी आप बताइए किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट रूल के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, शिवांगी कह रही है सर इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, आर्टिकल 356। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 है, जो आपका प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में बात करता है। और जब आपके स्टेट में, राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी फेल कर जाती है तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ठीक है, बाकी के जो इमरजेंसी प्रोविजन हैं 2 और हैं। ठीक है, एक है आपका आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 352 जो है आपके नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 360 जो है, आर्टिकल 360 जो है आपका वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। और नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड के ऊपर लगाया जाता है, एक पहला वार, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा, ठीक है, आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है ना, और इंडिया में आर्टिकल 360 के बारे में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है क्या इंडिया में अभी तक लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है। तो इंडिया में अभी तक एक बार भी आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 इम्पोज नहीं हुआ है हमारे देश में, इसको याद करेंगे, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, एक बार भी हमने अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन वाले बालक भी देखेंगे। ठीक है, बालक क्वेश्चन 7 आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखो ये भी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है, एसएससी का एमटीएस में, और 24 में क्वेश्चन करा है, और शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, यहाँ भी अनुच्छेद के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट एवरी मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया shall have the right to speak and participate in the proceedings of either house of parliament। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि हर मंत्री और भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार होगा। ठीक है, तो मंत्री और जो अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के, वो संसद में, ठीक है ना, संसद में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो किस अनुच्छेद में ये मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 86, ऑप्शन बी है आर्टिकल 87, ऑप्शन सी है आर्टिकल 89 या ऑप्शन डी है आर्टिकल 88। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे दोस्तों। ठीक है, हाँ मानसी, आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कीजिएगा कि
किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है कि आपके देश के मंत्री और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो आपके संसद में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में ये मेंशन किया गया है? क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे बात दोस्तों। ओके, मानसी कह रही है सर इसका आंसर ऑप्शन डी आर्टिकल 88 अनुच्छेद 88 होगा। देखते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले दोस्त बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया है और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो है आर्टिकल 88, ये आर्टिकल 88 में बताया गया है कि जो आपके मिनिस्टर हैं और अटॉर्नी जनरल जो हैं आपके संसद में बोल भी सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है ना। हाँ शिवांगी क्वेश्चन पढ़िएगा 8, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी दोस्त पढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन है, इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा एज ऑन 10 अक्टूबर 2023। 10 अक्टूबर 2023 को हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन थे, मतलब चेयरपर्सन कौन थे राज्यसभा के, चेयरमैन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर या ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ शिवांगी इसका आंसर करेंगी, ठीक है। क्या होगा इनका आंसर? कौन थे हमारे इस समय देश के राज्यसभा के चेयरपर्सन? अच्छा, खा के नहीं आई हैं क्या? बहुत स्लो बोल रही हैं। जगदीप धनखड़। हाँ तो जोर से बोलिए ना शिवांगी, इतना स्लो बोलेंगे तो काम चलेगा है? बताइए तो, आप लोग सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं। ये शिवांगी बोल रही हैं कि सर इसका आंसर ऑप्शन डी जगदीप धनखड़ जी थे, दैट टाइम चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ओके, देखते हैं क्या होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे करेंगे आंसर, कमेंट में कीजिएगा आप लोग। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको याद है तो करके चले जाओगे, नहीं है तो आप छोड़ ही देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, जगदीप धनखड़। वेरी गुड शिवांगी, ठीक है, आपने सही बताया है। और इस समय हमारे देश के जो चेयरपर्सन थे राज्यसभा के, ठीक है, वो थे जगदीप धनखड़ जी। और याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा, क्या रखना है कि जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो, ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कह लीजिए या चेयरमैन, ठीक है ना। वो जैसे ही हमारे देश से कोई उपराष्ट्रपति बनेगा वो हमारे राज्यसभा के भी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखो ये भी क्वेश्चन आपको एमटीएस में पूछा हुआ है और 2023 में पूछा है बालक, और शिफ्ट 3rd में पूछा है। तो मानसी आप भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैबिनेट कमिटी, ठीक है। नॉट, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है कैबिनेट कमिटी नहीं है, कैबिनेट कमिटी नहीं है, ठीक है ना, कैबिनेट कमिटी नहीं है। तो ऑप्शन ए है अपॉइंटमेंट्स ऑफ कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ऑप्शन बी है कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, सी है कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, ऑप्शन डी है कमिटी ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मिनिस्टर, ठीक है। तो इसमें से बताइए कौन सा जो है कैबिनेट कमिटी नहीं है, इन चारों में से कौन सा है जो कैबिनेट कमिटी नहीं है, ठीक है। मानसी आप बताएंगी कि इसका आंसर क्या होगा, इन चारों में से कौन सा है जो कैबिनेट कमिटी नहीं होता है। हाँ मानसी, ऑप्शन डी, ठीक है। और मानसी कह रही है कि सर इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, कमिटी ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मिनिस्टर, मंत्रियों के बीच में विवादों पर समिति, ये जो है कैबिनेट कमिटी नहीं है। ओके, देखते हैं बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे कि इसमें से कौन सा है जो कैबिनेट कमिटी नहीं है।
आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है मानसी, ठीक है आपका आंसर सही है। कैबिनेट कमेटी ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मिनिस्टर, मंत्रियों के बीच में विवादों पर समिति, ये कोई भी कमेटी नहीं होता है। बाकी जो आप तीन देख रहे हैं, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, दे आर दी कमेटी, कैबिनेट कमेटी होते हैं, और ये कमेटी ऑन द इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है, दीज आर दी कैबिनेट कमेटी, ठीक है। बाकी जो लास्ट वाला है ऑप्शन डी जो है वो कैबिनेट कमेटी नहीं है। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 देखिएगा, ठीक है। हर्ष क्वेश्चन करेंगे, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये भी देखो, एमटीएस में पूछा हुआ है और शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा। हु कंडक्ट्स इलेक्शन, ठीक है, फॉर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, फॉर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, भारत में संसद के दोनों सदनों के लिए चुनाव कौन करवाता है, ठीक है ना। तो जो आपके दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव कौन करवाता है, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, या ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। तो बताइए हमारे सदन पार्लियामेंट का इलेक्शन, लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन कौन करवाता है। हर्ष बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ओके ठीक है, हर्ष कह रहे हैं कि सर इसका आंसर ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन होगा। ठीक है, देखते हैं बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। वेरी गुड हर्ष, इसका सही आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो होते हैं वो आपके सदन लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 324। इसको हम इस आर्टिकल को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 324 जो है वो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। और याद रखिएगा, थोड़ा और दो तीन एक पॉइंट बता देते हैं कि इसमें सिर्फ देखो यहाँ पे तो बोला गया है क्वेश्चन में आपसे कि क्या बोला है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन कौन करवाता है, लेकिन याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन जो इंडिया होते हैं वो पार्लियामेंट का कराते हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा हो गया, राज्यसभा का इलेक्शन भी करवाते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट का पार्ट हो गया। देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन करवाते हैं कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इन सब पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ऑफलाइन वाले जो बैठे हुए हैं या फिर ऑनलाइन वाले, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कौन करवाता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ही करवाते हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट, इनको याद कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकते हैं, तो क्या याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, तो लोकसभा का करवाती है, राज्यसभा का कराती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी करवाती है, पार्लियामेंट का भी करवाती है, और वाइस प्रेसिडेंट का करवाती है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ दे कि भाई बताओ वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है, तो क्या बोलिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर आर्टिकल दे दे तो आर्टिकल 324, ठीक है ना। ये दोनों चीज में आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। और अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है और आपके लिए फ्रूटफुल है, तो आप हमारे चैनल माधवी रिजल्ट्स को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी क्वेश्चन इसमें मैं दे रहा हूँ, 10 क्वेश्चन डेली मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इन आंसर का जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का कमेंट किसमें करना है आपको, आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है ना। जितने भी आंसर है उसको कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।